रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा है। हाँ, चारों तरफ गहरा अंधेरा है और कोई अपने बिस्तर पे लेटा हुआ बस छत को घूर रहा है। हाँ, और नींद तो मतलब कोसों दूर होती है उस वक्त। बिल्कुल। लेकिन दिमाग में ना एक अजीब सा शोर मचा हुआ है। एक ही ख्याल बार बार किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बज रहा है कि अगर सुबह ऑफिस की उस मीटिंग में मैंने वो बात नहीं कही होती तो क्या होता है। या फिर भविष्य का कोई डर डरा रहा होता है, जैसे कि आने वाले कल की उस प्रेजेंटेशन में अगर आवाज कांप गई तो सब क्या सोचेंगे, कहीं नौकरी तो नहीं चली जाएगी। एकदम सही। मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हर इंसान कभी ना कभी गुजरता ही है। शरीर पूरी तरह से थका हुआ है, लेकिन दिमाग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। और इसी मानसिक चक्रव्यूह को ना हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। हाँ, और सच कहा जाए तो ये एक बहुत ही शातिर और क्रूर चोर है। बिल्कुल, बहुत ही शातिर। मतलब ये कोई कीमती गहने या पैसे नहीं चुराता, बल्कि ये रातों की नींद, दिन का सुकून और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान का जो आज है, जो वर्तमान है ना, उसे चुरा लेता है। ये एकदम सटीक विवरण है। उस रात के 2 बजे के अंधेरे में इंसान सोचता है कि वो अपनी समस्या का समाधान निकाल रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक ही कीचड़ में बार बार अपने पहिए घुमा रहा होता है। हाँ, समाधान तो कुछ निकलता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में ना सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी इस चोर को पकड़ने या दिमाग को शांत करने की कोशिश की जाती है, तो ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। विचार मतलब एक ऐसी चीज है जिन्हें बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता। और ठीक यही बात हमारी आज की इस गहन चर्चा का आधार है। आज हम जिस दिलचस्प स्रोत सामग्री का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं, वो कुछ बेहतरीन रिसर्च का संग्रह है, जिसे मुख्य रूप से द 10 मिनट ब्लूप्रिंट टू कॉन्कर ओवरथिंकिंग के नाम से जाना जाता ये बहुत ही कमाल का स्रोत है। है ना? और आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम ये समझें कि कैसे केवल 10 मिनट के अंदर इस ओवरथिंकिंग के खतरनाक दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। और सिर्फ बाहर निकलना ही नहीं, बल्कि इस अनियंत्रित ऊर्जा को एक दिशा देकर महाशक्ति में कैसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे विज्ञान को ना परत दर परत समझते हैं। इस रिसर्च में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये है कि ओवरथिंकिंग को खत्म करने या दिमाग को एक स्विच की तरह ऑफ करने की कोशिश करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, क्योंकि दिमाग कोई मशीन तो है नहीं जिसका प्लग निकाला जा सके। सही बात है। इस स्रोत में दिमाग को एक उफनती हुई जंगली नदी की तरह बताया गया है। एक जंगली नदी के सामने दीवार खड़ी करके उसके बहाव को रोकना तो मूर्खता है ना, दीवार टूट जाएगी। टूट ही जाएगी, पानी का बहाव बहुत तेज होता है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से उस नदी की दिशा मोड़ी जा सकती है। उसके पानी को एक टरबाइन की तरफ मोड़कर विनाशकारी बाढ़ को बिजली में बदला जा सकता है। और यहाँ जो बात इस पूरी धारणा को पलटकर रख देती है ना, वो ये है कि ये रिसर्च ओवरथिंकिंग को किसी मानसिक बीमारी या खराबी के रूप में नहीं देखती। अच्छा, तो फिर ये इसे क्या मानती है? इसके बजाय ये इसे हमारे दिमाग के सर्वाइवल मैकेनिज्म, मतलब जीवित रहने की जो आदिम प्रणाली होती है ना, उसके एक बिगड़े हुए रूप के तौर पर परिभाषित करती है। एक बिगड़ा हुआ रूप। हम्म। दिलचस्प है। हाँ, मतलब अगर इंसान के विकास क्रम या एवोल्यूशन को गहराई से देखा जाए, तो हमारा दिमाग खुशी महसूस करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ खतरे को भांपने और हमें जिंदा रखने के लिए बना तो है। क्या इसका संबंध हमारे उन पूर्वजों से है जो जंगलों में रहते थे, जहां मतलब हर पल कोई ना कोई खतरा घात लगाए बैठा रहता था? बिल्कुल वहीं से ये शुरू होता है। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, तो उन्हें हर पत्ते की सरसराहट पर बेहद सतर्क होना पड़ता था। हाँ, मतलब अगर झाड़ियों में कोई हलचल हुई तो दिमाग को तुरंत सोचना पड़ता था कि क्या वो सिर्फ हवा है या कोई भूखा शेर। एकदम सही। और जिस इंसान का दिमाग हर बुरी से बुरी स्थिति का अनुमान लगाता था, मतलब जो ज्यादा सोचता था ना, हम्म। उसी के जिंदा बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती थी। और जो इंसान आराम से सोचता था कि अरे कुछ नहीं, सिर्फ हवा होगी, वो अक्सर शेर का भोजन बन जाता था। सही कहा। तो इवोल्यूशन ने उस ज्यादा सोचने वाले सतर्क दिमाग को चुना। आज हम शहरों में रहते हैं, सड़कों पर शेर नहीं घूमते, लेकिन हमारे दिमाग की जो वायरिंग है ना, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा दिमाग एक ऐसे आधुनिक स्मार्टफोन की तरह है जिसमें आज भी जंगल सर्वाइवल का वो लाखों साल पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है। हाँ, और वो सॉफ्टवेयर इतना तेज है कि ऑफिस की सुरक्षित डेस्क पर बैठे हुए भी खतरे के अलार्म बजा रहा है। बस फर्क इतना है कि आज वो शेर कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि बॉस का भेजा हुआ कोई कड़क ईमेल बन गया है, या फिर बैंक बैलेंस का कोई गिरता हुआ आंकड़ा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत गहराई से परेशान करता है। अच्छा। अगर दिमाग ये सब सिर्फ हमारी रक्षा के लिए कर रहा है, तो ये रूमिनेशन यानी उन नकारात्मक विचारों के एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में कैसे बदल जाता है? ये सवाल तो आना ही था। मतलब अगर दिमाग मुझे बचाना चाहता है, तो वो मुझे रात के 2 बजे तक डराकर कमजोर क्यों कर रहा है? एक ही बात को 100 बार सोचने से कैसी रक्षा हो रही है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें न्यूरोसाइंस की गहराई में उतरना होगा। असल में ये पूरा चक्कर तब शुरू होता है जब कोई छोटा सा ट्रिगर हमारे दिमाग के अमिगडाला को जगा देता है। अमिगडाला, ये दिमाग का वो प्राचीन हिस्सा है ना जो डर का अलार्म बजाता है। जी बिल्कुल, वो खतरे के अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। और अमिगडाला को ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खतरा असली है या सिर्फ ख्यालों में। उसे बस खतरा महसूस होना चाहिए। हाँ, और जैसे ही वो अलार्म बजाता है, वो शरीर को संदेश भेजता है और शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का एक तेज सैलाब आ जाता है। ओहो, और यही वो पल होता है जब अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें उथली होने लगती हैं, पेट में एक अजीब सी ऐठन सी होती है। हाँ, क्योंकि शरीर पूरी तरह से लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। मतलब शरीर तो पूरी तरह से तैयार हो गया एक्शन के लिए। एकदम। लेकिन असली समस्या ना यहीं शुरू होती है। जैसे ही ये कॉर्टिसोल का सैलाब दिमाग में पहुंचता है, ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को सचमुच शट डाउन कर देता है जो तार्किक निर्णय लेता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। बिल्कुल सही। विकासवाद के नजरिए से देखें तो जब सामने शेर खड़ा हो तो इंसान को बैठकर गणित के सवाल थोड़ी सुलझाने होते हैं, उसे तो भागना होता है ना। तो तनाव में तर्क काम करना बंद कर देता है। जी, और इंसान सोचता है कि लगातार विचार करने से वो बॉस के ईमेल का कोई तार्किक हल निकाल लेगा। लेकिन उसका तार्किक दिमाग तो ऑफलाइन हो चुका है। अरे वाह, ये तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। हाँ, वो सिर्फ भावनाओं और डरों के अंधड़ में गोल गोल घूमता रहता है। इस रिसर्च में एल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत ही सटीक कोट दिया गया है। वो कोट क्या है? उन्होंने कहा था कि हम अपनी समस्याओं को उसी स्तर की सोच से हल नहीं कर सकते जिस स्तर पर उन्हें पैदा किया गया था। क्या बात है। मतलब ओवर थिंकिंग असल में बिना तर्क के उसी डरे हुए स्तर पर फंसे रहने का नाम है। एकदम सही। तो ये पूरा विज्ञान ना उस रात के 2 बजे वाले अंधेरे को बिल्कुल साफ कर देता है। तर्क से हम ओवर थिंकिंग को नहीं हरा सकते। हाँ। क्योंकि तर्क वाला हिस्सा तो काम ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल, वो तो शटडाउन है। तो सवाल ये उठता है कि इस पुरानी वायरिंग को, इस शॉर्ट सर्किट को तोड़ा कैसे जाए। इस रिसर्च में एक 10 मिनट के न्यूरो शॉक का जिक्र है जिसे हम STOP फ्रेमवर्क कहते हैं। हाँ, और ये बहुत ही प्रभावी फ्रेमवर्क है। तो इसमें लिखा है कि एक ऐसा झटका जो दिमाग के इस फंसे हुए रिकॉर्ड को सुई से हटा दे। और सबसे खास बात, ये प्रक्रिया शरीर से शुरू होती है, दिमाग से नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआत विचारों से नहीं बल्कि शरीर से क्यों होती है। क्योंकि जब एमिगडाला अलार्म बजा रहा है ना, तो उसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। वो तो भाषा समझता ही नहीं है। बिल्कुल, उससे केवल शारीरिक संकेतों से ही शांत किया जा सकता है। इसलिए जो STOP का पहला अक्षर है S, उसका मतलब है स्टॉप और सेंसरी शिफ्ट। तो पहला कदम है बस अपनी सांसों के पैटर्न को बदलना। जी, गहरी सांस अंदर लेना और उसे धीरे धीरे छोड़ना। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो सांस लेना ना एक बहुत ही घिसा पिटा उपाय लगता है। मतलब हर कोई कहता है गहरी सांस लो, ये उस कॉर्टिसोल के सैलाब को कैसे रोक सकता है? ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ये कोई मामूली कहावत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत न्यूरोलॉजिकल तंत्र काम करता है। अच्छा, वो कैसे होता है? तो ये गले से होकर गुजरने वाली वेगस नर्व को सीधे तौर पर उत्तेजित करता है। वेगस नर्व? ये तो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल होती है। बिल्कुल, और जब ये एक्टिवेट होती है तो ये सीधा अमिगडाला को एक रासायनिक संदेश भेजती है कि आसपास कोई शेर नहीं है, शरीर सुरक्षित है, अलार्म बंद करो। मतलब ये कॉर्टिसोल के उत्पादन पर तुरंत ब्रेक लगा देती है। क्या बात है। जी।
और अलार्म बंद होते ही सेंसरी शिफ्ट की तकनीक काम आती है, जिसे 5 4 3 2 1 तकनीक कहते हैं। हाँ, इस स्रोत में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसमें करना ये होता है कि अपने आसपास मौजूद 5 नीली या किसी भी एक रंग की चीज़ों को ढूंढना होता है। फिर 4 ऐसी चीजों को छूना होता है जिनकी सतह अलग अलग हो। जैसे मेज़ की ठंडी सतह हो गई या बिस्तर की सिलवटें। जी उसके बाद 3 अलग-अलग आवाज़ें सुननी होती हैं, जैसे पंखे की आवाज़। हाँ, या दूर सड़क से आती किसी गाड़ी की आवाज। और फिर 2 गंध महसूस करनी होती हैं और अंत में एक स्वाद चखना होता है। लेकिन जब कोई अपनी नौकरी जाने के डर से कांप रहा हो, तो उसे 5 नीली चीज़ें ढूंढने से क्या फ़ायदा होगा? ये तो किसी बच्चों के खेल जैसा लगता है। ऊपर से देखने पर यह अजीब लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर इसे न्यूरोसाइंस के संदर्भ में देखें ना, तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली सर्किट ब्रेकर है। वो कैसे? ये सर्किट कैसे तोड़ता है? देखिए, हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, जिसे हम डीएमएन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो तब सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है जब हम वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहे होते। ओह! मतलब ये एक टाइम मशीन की तरह है। हाँ, बिल्कुल एक टाइम मशीन, जो हमें या तो अतीत की गलतियों में ले जाता है या भविष्य की चिंताओं में। और जब इंसान ओवरथिंकिंग कर रहा होता है, तो उसका डीएमएन पूरी तरह से बेकाबू होता है। एकदम बेकाबू। और ये 5 4 3 2 1 तकनीक ना उस टाइम मशीन को रोकती है। अच्छा, मतलब दिमाग को भटका कर। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग एक ही समय में 2 जगह पूरी तरह से मौजूद नहीं रह सकता। ये तो है। जब कोई जानबूझकर अपना ध्यान इस बात पर लगाता है कि मुझे कमरे में 5 नीली चीजें ढूंढनी है, तो दिमाग को उस डीएमएन से ऊर्जा खींचकर सेंसरी प्रोसेसिंग वाले हिस्से में भेजनी पड़ती है। अरे वाह! तो ध्यान को अंदर की मानसिक उथल-पुथल से खींचकर बाहरी दुनिया में लाते ही ओवरथिंकिंग का वो शॉर्ट सर्किट टूट जाता है। बिल्कुल। आप एक ही समय में ना भविष्य के डर पर विचार नहीं कर सकते और ये भी नहीं ढूंढ सकते कि कमरे में नीली किताब कहाँ रखी है। ये कमाल का विज्ञान है। अगर सांस और इंद्रियों पर काबू पा लिया जाए तो टाइम मशीन को रोका जा सकता है। जी। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये तो एक तरह से सिर्फ आग बुझाने या फर्स्ट एड जैसा हुआ। मतलब दिल की धड़कन शांत हो गई, दिमाग वर्तमान में आ गया। लेकिन वो जो मूल विचार था कि बॉस ने वो ईमेल क्यों भेजा, वो विचार तो अभी भी दिमाग में बैठा ही होगा ना। हाँ, विचार तो कहीं नहीं गया। सांस लेने से वो विचार डिलीट तो नहीं हो जाएगा। यही वो जगह है जहाँ इस 10 मिनट के ब्लूप्रिंट का अगला चरण आता है, जो है टी यानी थॉट का नामकरण। मनोविज्ञान का वो नियम कि जो विचार आते हैं हम उनसे लड़ने लगते हैं। बिल्कुल, हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति उनसे लड़ने या उन्हें दबाने की होती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि नकारात्मक बातें मत सोचो। हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए रिसर्च में सफेद भालू या व्हाइट बेयर का वो क्लासिक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है। अगर किसी कमरे में बैठे इंसान से ये कहा जाए कि अगले 1 मिनट तक तुम्हें किसी सफेद भालू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो क्या होगा? तो दिमाग में सबसे पहले और सबसे स्पष्ट तस्वीर एक सफेद भालू की ही आएगी। यही दिमाग की सबसे बड़ी चाल है। प्रतिरोध हमेशा उस चीज को बनाए रखता है जिसका हम प्रतिरोध कर रहे होते हैं। सही कहा। तो इस रिसर्च का सुझाव है कि विचारों से लगना नहीं है, बल्कि उन्हें लेबल करना है, उनका नामकरण करना है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कही गई है कि इन डरावने विचारों को एक डरे हुए बच्चे की तरह मानकर स्वीकार करना है। जी, इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह होता है। अगर कोई विचार मुझे ये बता रहा है कि कल मेरी नौकरी चली जाएगी, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया उस विचार को गले लगाने की नहीं होगी। मैं तो पैनिक करूंगा। ये शंका बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ की आत्मकरुणा या सेल्फ कंपैशन पर की गई रिसर्च एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करती है। वो क्या नजरिया है? उनका मानना है कि विचार अपने आप में खतरनाक नहीं होते। हाँ, खतरनाक वो भावना होती है जो हम उस विचार के साथ जोड़ते हैं। अच्छा। जब हम किसी विचार से लड़ते हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो हम असल में अमिगडाला को ये संकेत दे रहे होते हैं कि ये विचार अपने आप में खतरा है। ओहो, और अमिगडाला फिर से अलार्म बजा देता है? बिल्कुल। लेकिन जब हम उस विचार को एक नाम दे देते हैं, जैसे कि ओह, तो दिमाग में आज फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम नाम की कहानी चल रही है। तो हम उस विचार और अपनी पहचान के बीच एक दूरी बना लेते हैं। जी। हम ये मान लेते हैं कि ये विचार एक तथ्य नहीं है।
बस दिमाग में बज रहा एक रेडियो स्टेशन है। क्या बात है। और रही बात उस डरे हुए बच्चे वाली बात की, तो ये एक मानसिक अभ्यास है। हाँ बिल्कुल। जब कोई बच्चा भूत के डर से रो रहा होता है तो उसे डांटा नहीं जाता कि चुप हो जाओ, भूत नहीं होते। उसे गले लगाया जाता है और कहा जाता है कि मैं जानता हूं तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम सुरक्षित हो। विचारों के साथ भी ना यही करना होता है। जब कोई खुद से कहता है कि ठीक है, ये चिंता आई है और इसका आना स्वाभाविक है, तो वो विचार अपना प्रभाव खोने लगता है। मतलब विरोध खत्म होते ही शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर तेजी से गिरने लगता है। एकदम सही। विचार कोई दुश्मन नहीं है, बस दिमाग की एक पुरानी रिकॉर्डिंग है जो हमें बचाना चाह रही है। लेकिन इस दूरी को और पक्का करने के लिए ना रिसर्च STOP के तीसरे अक्षर यानी O पर आती है, ऑब्जर्व और ऑब्जेक्टिफाई। हाँ, ये न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP की बहुत ही प्रभावी तकनीक है। इसमें विचार को एक वस्तु बना दिया जाता है। एक पल के लिए ये कल्पना करना दिलचस्प होगा कि सामने एक विशाल सिनेमा हॉल है और उस सिनेमा हॉल की बड़ी सी स्क्रीन पर ओवरथिंकिंग की पूरी डरावनी फिल्म चल रही है। वो सारी चिंताएं, भविष्य के वो सारे डरावने परिदृश्य उस स्क्रीन पर चल रहे हैं। हाँ, और इस अभ्यास में मुख्य बात यह है कि इंसान उस फिल्म का हिस्सा नहीं है, वो बस पीछे की सीट पर बैठा पॉपकॉर्न खाता हुआ एक दर्शक है। बिल्कुल। और इसके बाद वो NLP तकनीक उस मानसिक फिल्म के साथ छेड़छाड़ करने को कहती है। वो कहती है कि उस रंगीन और डरावनी फिल्म को तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए, उसकी आवाज म्यूट कर दीजिए और फिर उस फिल्म को उल्टा चलाइए, जैसे लोग उल्टे चल रहे हों, जो बातें बोली जा रही थी वो उल्टी और हास्यास्पद आवाज में सुनाई दे रही हों। और अंत में इस पूरी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को एक लाल रंग के गुब्बारे में डालकर आसमान में उड़ते हुए दूर जाते देखिए। ये तरीका बहुत काम करता है। ये मुझे किसी हॉरर फिल्म के उदाहरण जैसा लगता है। अगर किसी हॉरर फिल्म का वो डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दिया जाए और उसमें जोकर वाली कॉमेडी धुन लगा दी जाए, तो क्या वो फिल्म डरा पाएगी? बिल्कुल नहीं डरा पाएगी। और यही ना इस तकनीक के काम करने का आधार है। यहाँ दार्शनिक सेक्सन का एक कोट बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जिस चीज का तुम प्रतिरोध करोगे वो बनी रहेगी, जिसे तुम स्वीकार करके देख लेते हो वो विलीन हो जाती है। वाह! हमारा दिमाग ना यादों और विचारों को सिर्फ डेटा की तरह स्टोर नहीं करता, वो उनके साथ एक इमोशनल चार्ज या एक साउंड ट्रैक जोड़ देता है। मतलब डरावनी यादों का अपना एक अलग मानसिक रंग और आवाज होती है? जी, NLP की ये तकनीक असल में उस साउंड ट्रैक और उस रंग को ही बदल देती है। तो जब दिमाग उस डरावने दृश्य को म्यूट और उल्टे चलते हुए देखता है, तो वो उसे एक खतरे के रूप में पहचानना बंद कर देता है। बिल्कुल, उसका इमोशनल चार्ज खत्म हो जाता है और वो बस एक बेकार सा डेटा बनकर रह जाता है। तो ये सचमुच दिमाग की हैकिंग है। मतलब अब तक हमने शरीर को शांत किया, विचारों को स्वीकार किया और उनके डरावने प्रभाव को खत्म कर दिया। तो अब दिमाग में पूरी तरह से शांति है। हाँ, एक खालीपन है। लेकिन रिसर्च यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि एक खाली और निष्क्रिय दिमाग ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा अड्डा होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर इस बची हुई ऊर्जा को तुरंत कोई नई दिशा नहीं दी गई, तो वो वापस उसी पुराने दलदल में गिर जाएगी। इसलिए इस ब्लूप्रिंट का जो आखिरी अक्षर है P यानी पिवट। पिवट यानी व्यवहारिक कर्म, अपनी ऊर्जा को घुमाना, विचारों को शांत करने के बाद ना ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और इसके लिए किसी बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ने या रातों रात दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई अपनी कल की प्रेजेंटेशन को लेकर ओवरथिंक कर रहा था, तो एक्शन सिर्फ इतना हो सकता है कि वो लैपटॉप खोले और अपनी पहली स्लाइड का सिर्फ शीर्षक लिख दे। बस इतना सा काम। यहाँ मेल रॉबिन्स के मशहूर 5 सेकंड रूल का भी जिक्र किया गया है ना? हाँ, 5 4 3 2 1 और गो। जैसे ही ये उल्टी गिनती पूरी होती है, बिना सोचे सीधा काम में कूद जाना है। और सिर्फ एक लाइन लिखने से या एक छोटा सा कदम उठाने से वो पूरा ओवरथिंकिंग का तूफान कैसे रुक जाता है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान क्या है? इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहा जाता है। जब तक शरीर निष्क्रिय रहता है, पलंग पर लेटा रहता है, तब तक दिमाग एनालिसिस मोड में फंसा रहता है, वो बस सोचता रहता है। अच्छा। लेकिन जैसे ही शरीर में कोई हरकत होती है, कोई छोटा सा भी एक्शन लिया जाता है, तो दिमाग तुरंत एग्जीक्यूशन मोड में स्विच कर जाता है। और यही वो जगह है जहां ओवरथिंकिंग की पूरी तरह से मौत हो जाती है। जो एक ही समय में एक ही चीज के लिए एनालाइज और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता।
तो ये पूरी 10 मिनट की प्रक्रिया हुई। बिल्कुल। पहले शरीर को शांत करना, फिर विचारों को देखना, उनका असर कम करना और अंत में एक छोटा सा एक्शन लेना। इस ब्लूप्रिंट के अनुसार 10 मिनट में से 8 मिनट यहाँ पूरे हो जाते हैं। और बचे हुए आखिरी 2 मिनट एक बहुत ही गहरे और स्थायी अभ्यास के लिए रखे गए हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज तब तक जीवन का हिस्सा नहीं बनती जब तक वो आदत ना बन जाए। ये सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अवचेतन मन को एक नई प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है ताकि वो अगली बार खतरे का अलार्म बजाने से पहले सोचे। और इसके लिए जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही शांत करने वाला है। इसमें अपनी छाती पर हाथ रखकर खुद से 3 वाक्य दोहराने का अभ्यास शामिल है। वो 3 वाक्य क्या हैं? पहला वाक्य है कि मैं अपने विचार नहीं हूं। दूसरा, मैं अपने विचारों का दृष्टा यानी देखने वाला हूं। और तीसरा कि हर सांस के साथ मैं शांत और स्पष्ट होता जा रहा हूं। और इसके साथ ही चेहरे पर मोनालिसा जैसी एक बहुत ही हल्की सी शांत मुस्कान लानी होती है। हाँ, और अपनी मुट्ठी को कसकर बांधना और फिर छोड़ना होता है, जैसे अपने अंदर की सारी जमा हुई चिंताओं और तनाव को हमेशा के लिए मुक्त कर रहे हों। ये शारीरिक और मानसिक संयोजन ना दिमाग में शांति का एक नया एंकर डाल देता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया की गहराई को समझना तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इस रिसर्च के पीछे की असली कहानी देखते हैं। हाँ, लेखक का व्यक्तिगत अनुभव उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से साझा किया है कि कैसे एक बार किसी छोटी सी गलती के कारण वो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। और सुबह उठकर जब उन्होंने आईने में अपनी थकी हुई आंखों को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि रात भर की इस कसरत ने उनकी समस्या का 1% भी हल नहीं किया, बल्कि इसने उन्हें अगले दिन उस समस्या का सामना करने के लिए और भी ज्यादा थका हुआ और कमजोर बना दिया था। और इसी टूटने वाले बिंदु पर उन्होंने तय किया कि इस चक्र को तोड़ा जाए। उन्होंने न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान को मिलाकर ये ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये कहानी सबूत है कि ये तकनीक कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक असली इंसान के दर्द से उपजी है। लेकिन अब इस चर्चा के सबसे क्रांतिकारी पहलू पर आते हैं, जिसे हम द रीफ्रेम कह सकते हैं। ये हिस्सा सचमुच आंखें खोलने वाला है। ये स्रोत एक ऐसी बात स्थापित करता है जो ओवरथिंकिंग के बारे में हमारे नजरिए को जड़ से बदल कर रख देती है। हम हमेशा ना ओवरथिंकिंग को एक अभिशाप मानते आए हैं, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची और स्टीव जॉब्स जैसे दुनिया के सबसे महान लोग भी बहुत बड़े ओवरथिंकर थे। वो आम लोगों से कहीं ज्यादा गहराई में जाकर सोचते थे। तो ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया। हाँ, मतलब उनमें और उस इंसान में क्या फर्क है जो रात के 2 बजे अपनी नौकरी जाने के डर से रो रहा है? फर्क विचारों की मात्रा में नहीं है, बल्कि उस अनियंत्रित ऊर्जा की दिशा में है। दिशा में, ये बहुत गहरी बात है। एक आम इंसान उस ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को डराने और क्या होगा अगर ऐसा हो गया वाले काल्पनिक परिदृश्य बनाने में करता है। वो अपने ही दिमाग में अपना विनाश कर रहा होता है। ये विनाशकारी ऊर्जा है। जबकि उन महान विचारकों ने अपनी उसी मानसिक बेचैनी को उसी ऊर्जा को सृजन या क्रिएशन में लगाया। उन्होंने अपनी समस्याओं पर, दुनिया को बदलने वाले विचारों पर ओवरथिंक किया। उन्होंने उस नदी के बहाव को टरबाइन की तरफ मोड़ दिया। ये स्रोत बहुत ही गहरा सिद्धांत देता है कि इंसान के अंदर जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा तोड़ सकती है ना, अगर उसी चीज़ को एक सही दिशा मिल जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकती है। क्या कमाल का नजरिया है। ये ओवरथिंकिंग को एक राक्षस से बदलकर ऊर्जा के स्रोत के रूप में स्थापित कर देता है। चलिए अब इस पूरी गहरी चर्चा के निष्कर्षों को समेट लेते हैं। जी, हमने समझा कि विचारों से लड़ना एक हारी हुई लड़ाई है। हमें शरीर से शुरुआत करनी है, गहरी सांसों के जरिए वेगस नर्व को शांत करना है और इंद्रियों का इस्तेमाल करके दिमाग को वर्तमान में खींच लाना है। फिर विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें एक नाम देकर स्वीकार करना है और उनकी डरावनी फिल्म को म्यूट करके उनका असर खत्म करना है। और अंत में कोई छोटा सा कदम उठाकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा देना है। विचार तो बादलों की तरह आते और जाते रहेंगे, लेकिन अब किसी को भी उन काले बादलों से डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी इंसान वो विशाल आकाश बन सकता है जो बिना घबराहट के उन बादलों को शांति से गुजरते हुए देखता है। और इस ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब
इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। रिसर्च सुझाती है कि फोन में 10 मिनट की शांति का एक अलार्म सेट करें। हाँ, ताकि ये मसल मेमोरी का हिस्सा बन जाए। हमें इस भ्रम से बाहर आना होगा कि सच्ची शांति का मतलब विचारों का न होना है। सच्ची शांति वो है जो विचारों के भयंकर शोर के बीच भी कायम रहे। बिल्कुल। इस रिसर्च के अंत में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। अगर हवा में महल बनाने का साहस है तो जमीन पर नींव खोदने से मत डरो। बहुत ही गहरी बात है ये। ओवरथिंकिंग हमेशा हवा में महल बनाती है, लेकिन जब इंसान एक्शन लेता है, कोई वास्तविक कदम उठाता है, तो वो असल में जमीन पर उस महल की नींव खोद रहा होता है। और ये पूरी चर्चा ना अंत में एक बहुत ही झकझोर देने वाले सवाल पर आके रुकती है। वो सवाल क्या है? जरा सोचने वाली बात है कि अगर ओवरथिंकिंग वास्तव में कोई बीमारी नहीं बल्कि सिर्फ भटकी हुई रचनात्मक ऊर्जा है, तो क्या होगा अगर भविष्य की उन झूठी चिंताओं में खर्च होने वाली उस पूरी ऊर्जा को आज इसी पल किसी एक वास्तविक और रचनात्मक काम में झोंक दिया जाए? ओहो, क्या वो केंद्रित ऊर्जा दुनिया का कोई सबसे बेहतरीन मास्टरपीस नहीं गढ़ सकती? एक ऐसा मास्टरपीस जो शायद किसी रात के 2 बजे के अंधेरे में उस बेचैनी के बीच ही अपना आकार लेने का इंतजार कर रहा हो। अगली बार जब रात के अंधेरे में नींद ना आ रही हो, तो इस सवाल को एक बार जरूर याद किया जाना चाहिए।